सवाए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और आप देखिए हमारे आज के जो टॉपिक है उसका नाम है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पर्यावरणीय समस्याएं और उनका संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको देख रहे होंगे लगातार यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, सेकंड ग्रेड आरपीएससी और थर्ड ग्रेड के अंतर सीधे तौर पर ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो साथियों बिना वक्त गवाए पहले टॉपिक पर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। आप इस प्रश्न पर गौर करिए कि जैविक मरुस्थल नदी कौन सी कहलाती है। साथियों जैविक का मतलब बायोटिक की बात कर रहा है, और बायोटिक जो होते हैं वो जैव होते हैं, और जैव हमारे यहाँ पर जीव जंतु पादप जो हैं वो जैव की श्रेणी में आते हैं। तो उनका अभाव किस नदी में, आप सब जानते हैं सामान्यतः नदियों में जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु अगर आपने कभी इस नदी का नाम सुना होगा दामोदर नदी, आप ये भी जानते हैं कि यह नदी पश्चिम बंगाल का क्या कहलाती है, पश्चिम बंगाल का क्या कहलाती है, शोक कहलाती है। ठीक है, राइट। तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं साथियों। और आप ये देखिए छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार और छोटे नागपुर के पठार यानी रूर ऑफ इंडिया, रूर छोटे नागपुर के पठार का दूसरा नाम क्या है, रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी को आप देखिए जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, और प्रदूषित होने के कारण यहाँ पर जो जीव हैं वो नहीं पाए जाते। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्रदूषित नदी है, अच्छा उत्तर था। यहाँ पर 2 प्रश्न और भी याद रखिएगा आप। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। साथियों ऐतिहासिक रूप से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पहले तो समझिए कि चेरनोबिल दुर्घटना है क्या। तो देखिए नाभिकीय दुर्घटना है, नाभिकीय दुर्घटना है। तो ये हुई थी आपकी 26 अप्रैल 1984 में। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 1986, 84 नहीं 1986। तो 24 अप्रैल 1986 को नाभिकीय दुर्घटना हुई थी चेरनोबिल, और वर्तमान में ये चेरनोबिल कहाँ है, यूक्रेन में। तो देखिए यूएसएसआर, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं सोवियत संघ रूस, संघ रूस। तो साथियों आप देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना। आपने कई दुर्घटनाओं का नाम सुना होगा, ये ऐतिहासिक रूप से पूछी जाती है। और इससे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा रेडिएशन हुआ था और काफी लोग 3 देश इससे सीधे तौर पर प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी कनाडा में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पर आप पहले तो इस चीज को देखिए कि ये कहाँ की बात कर रहा है, पूर्वी कनाडा की बात कर रहा है, यानी यूरोप की बात कर रहा है। और यूरोप में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और वो है अम्ल वर्षा। तो साथियों यहाँ पर देखिए भूमजल क्षीणता ये भी नहीं होगा, अम्ल अवक्षेपण यानी अम्ल वर्षण, भूमि निम्नीकरण ये भी नहीं, मरुस्थलीकरण आप ये भी जानते हैं यूरोप में मरुस्थल तो पाए ही नहीं जाते। तो साथियों अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कनाडा की बात कर रहा है, आप कनाडा को थोड़ा सा देखिए। यूरोप में अम्ल वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, और इसी के अंतर्गत आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्वे जो है आप जानते हैं यूरोप का देश है, कनाडा जो है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप का देश है। और आप इसको नोटिस करिए दोनों जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र के देश हैं, चाहे नॉर्वे हो, चाहे आपका स्वीडन हो, चाहे आपका कनाडा हो, ऊपर ग्रीनलैंड वाला सेक्टर जो है। तो इसके अंदर जो प्रमुख समस्या है वो अम्ल अवक्षेपण। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसकी समस्या हो जाएगी। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो है वो राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो साथियों बहुत अच्छा प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है, आप इस प्रश्न को गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोगों से लगातार पूछा जाता रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1985। देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये भी जानते हैं कि गंगा नदी है, गंगा नदी भारत के सबसे स्वच्छ
पवित्र नदी मानी जाती है। लेकिन ये किस रूप में मानी जाती है? ये मानी जाती है धार्मिक रूप में। आप ये भी जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी, और जब प्रदूषित नदी है तो प्रदूषित नदी भी है, और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की क्या की गई? गठन किया गया। यहां पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आता है, तो नमामि गंगे के बाद में एक आता है गंगा एक्शन प्लान। तो जो आपका गंगा एक्शन प्लान है वो प्रारंभ किया गया था 1984 में, ठीक है। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985 में। और आप ये भी नोटिस करिए गंगा एक्शन प्लान कब? 1984 में। अब आपके पास एक चीज और आती है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में कई बार क्या होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है साथियों, वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ 2014 में, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? 2014 में। गंगा एक्शन प्लान 1984, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985। गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, लेकिन धार्मिक रूप से इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है। साथियों, भारत में एक ये भी था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। हालांकि इसका जो समापन था वो 5 वर्षों के लिए किया गया था, 2019 में समाप्त होना था, लेकिन आगे तक इसको बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? अब वायुमंडल मान लीजिए प्रदूषित है, और मान लीजिए प्रदूषित वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, और इस वायुमंडल ये प्रदूषित है। अब इसको किसके द्वारा? देखिए, हवा तो पहले ही प्रदूषित हो चुकी है, नाइट्रोजन इसके अंदर है, ऑक्सीजन। अब इसको स्वच्छ किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, वर्षा के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? स्वच्छ कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिगरेट जो होती है उसके धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटिन। अब आप देखिए, हालांकि आपको थोड़ा सा उत्तर ये लग रहा होगा क्योंकि निकोटिन किस में पाया जाता है? तंबाकू में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन और डाइऑक्सीजन व बेंजीन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस बेंजीन जो होता है वो सिगरेट के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 साथियों राइट है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल प्रदूषण का कारण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, जल्दी करिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। देखिए, कीटनाशक, दूसरा है मानव गतिविधि, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर आप कई बच्चों का उत्तर जो है वो आ रहा होगा कीटनाशक। साथियों नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी तो भी जल की प्रदूषण होगा, मानवीय गतिविधियों से भी होता है, कीटनाशक से भी। तो जो उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी ऑप्शन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रसार साधन है। देखिए, आपने कभी इसका नाम तो सुना होगा, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये बहुत बार अगर साथियों आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रश्न यहां से इंक्लूड किया गया है। इससे पहले कभी भी वायु की गुणवत्ता के लिए कोई एक विशेष, ये कह सकते हैं कि ना तो इंडेक्स का निर्माण किया गया था, लेकिन इस इंडेक्स में बताया गया कि इतनी गुणांक में जब वायु होगी तो वो प्रदूषित होगी, वो संदूषित होगी। तो ऐसी कई बातें, इसके लिए भारत सरकार ने 2014 में एयर क्वालिटी इंडेक्स, और एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर आप देख रहे हो तो सीधा उसका उत्तर है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है इसके लिए सीधे तौर पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है विद्यार्थियों, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? देखिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा उसका उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये तो विद्युत प्रतिरोध, क्योंकि ओम तो मात्रक उसी का ही है,
दूसरा डेसिबल, ये है ध्वनि का, ठीक है। तो डी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल तो ऊर्जा का है और एम्पियर आपको पता भी है कि ये कह सकता है कि विद्युत से संबंधित है, ठीक है। तो विद्युत धारा, तो जूल को अगर देख लेंगे तो ऊर्जा में भी कई बार ऊष्मा में उपयोग किया जाता है, और एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। ध्वनि प्रदूषण तब पैदा होता है जब ध्वनि अधिक हो जाती है। देखिए ध्वनि प्रदूषण जनरली तो साथियों वैसे 40 से 50 डेसिबल के ऊपर एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण का प्रारंभ मान लिया जाता है, परंतु अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, आप ये भी जानते हैं कि 190 से ऊपर जो है वो जो ध्वनि होती है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होती है और मानवीय स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाती है, बहरापन की स्थिति ला सकती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए 70 से 75 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 80 से 99 और 40 से 65। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 80 से 99 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए जल्दी करिए, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी करिए, आपके कमेंट देख लेते हैं। आपके प्रश्न कोई अगर है तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है साथियों। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक, आप सब जानते हैं सामान्य अवस्था में जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। इस पर बहुत ज्यादा उबलने लगता है। अब वो कहता है समान है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। देखिए यहां शुद्ध जल की तुलना की गई है अशुद्ध जल में, तो इसका राइट आंसर बढ़ेगा, क्योंकि कारण है अगर मान लीजिए शुद्ध जल उसका क्वथनांक क्या है? कम होगा। यदि उसमें नमक मिल जाता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम 58, ये कह सकते हैं एक तरीके से, ग्राम नमक भी अगर मिला दें तो आधा डिग्री ये है सेल्सियस जो है वे एक तरीके से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि कारण है कि जो नमक होता है, इसलिए साथियों आपको ये भी पता होगा कि जो खारे समुद्र होते हैं वो जनरली जमते नहीं, उनका पानी जमता नहीं है, ठीक है, और उनमें डेंसिटी भी ज्यादा होती है। जो खारे सागर होते हैं उसमें व्यक्ति डूबता नहीं है, उनमें डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बढ़ता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे जनरली प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। शिशुओं में बिलू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होता है? यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है। जल्दी से बताइए बिलू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है? जल्दी करिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। और तो आपको यह भी पता होगा कि जल में यदि नाइट्रेट, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि जल में अगर है फ्लोराइड बन रहा है तो इससे जो बनता है वो तो होता है फ्लोरेसिस, ठीक है। इसके बाद में आपको यह भी पता है कि जल में अगर ये कह सकते हैं कैडमियम की मात्रा बढ़ती है तो उससे होता है इटाइटाई। कई किताबें इटाइटाई लिख देती हैं, कुछ इटाइटाई लिख देती हैं। और यदि जल के साथ में अगर पारे का संयोजन हो जाता है, ठीक है, पारे का, तो मछलियों में एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रोप्सी कहते हैं। और इसी के साथ में एक और जल में अगर पारा पाया जाता है तो मिनीमाटा। हालांकि जल में यदि आर्सेनिक होता है तो वो भी जल जो है वो शरीर के लिए सीधे तौर पर क्या होता है? खतरनाक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है 2-3 चीजों को। आपका इसका राइट आंसर, जल में नाइट्रेट मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका बिलू बेबी सिंड्रोम। आपने देखा होगा कई बार जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ऑक्सीजन की जो है वो कम होने के कारण प्रवाह जो होता है जल के साथ में वो कम होता है संचरण, और उसमें उसका जो रंग है वो अलग तरीके का दिखाई देता है, ब्लू रंग का हो जाता है। इसलिए कई बार डॉक्टर भी आप लोगों को कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्रोवाइड करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
एक मिनट, क्वेश्चन 12 तो अपने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं सीधा। समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा प्रदूषक है? ये प्रश्न आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है साथियों, अक्सर ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जल्दी से बताइए स्क्रीन पर क्या आएगा इसका उत्तर। समुद्री जल यानी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है या प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? कृषि अपवाह, तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट जल और वाहित मल। देखिए इसको प्रश्न को थोड़ा सा समझना होगा, आपको बहुत क्लियरली साथियों ध्यान में रखना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए दो बातें बता देता हूं। इसका राइट आंसर तो कृषि अपवाह है। अगर दूसरा कारण पूछ लिया जाए तो वो तेल रिसाव होगा, और पहला अगर कारण दोनों ऑप्शन हो तो कृषि रिसाव। औद्योगिक अपशिष्ट जो जल है वो तो भूमिगत प्रदूषण करता है। कौन सा करता है? भूमिगत प्रदूषण करता है। दूसरी बात, वाहित मल ये नदियों को प्रदूषित करता है। नो डाउट कि यह समुद्रों को भी करता है, लेकिन तब तक समुद्रों में जाता है उसमें कम मात्रा हो जाती है। एक बार मुझे याद है कि एक बार नेट के एग्जाम में ये प्रश्न प्रोजेक्ट किया गया था कि भारत में नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो उसका प्रमुख कारण साथियों क्या होगा? उसका प्रमुख कारण, नदियों का अगर प्रमुख कारण पूछ लिया जाए तो वाहित मल। लेकिन यहां आपका प्रश्न देखिए, समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा प्रदूषक है? तो कृषि अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? अब आप देखिए, स्थानिक फूल पौधों और खतरों के आधार पर, स्थानिक फूल पादपों के आधार पर, फूल वाले पौधों की प्रजातियों के आधार पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, डिफिकल्टीज के रूप में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्थानिक फूल पौधों और खतरों के आधार पर। पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हॉट स्पॉट क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल, और ये संकल्पना देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन मायर्स, राइट। तो ये थे नॉर्मन मायर्स। इस संकल्पना को देने वाले व्यक्ति यही थे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है साथियों ये हॉट स्पॉट। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने हैं? देखिए विश्व में कुल हॉट स्पॉट 36, लेकिन 3 की ओर घोषणा कर दी गई, लेकिन मान्यता नहीं मिली। अभी हमारे यहाँ पर 36 हॉट स्पॉट है। तीसरी महत्वपूर्ण, भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? तो एक आपको यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में हॉट स्पॉट, और भारत में हॉट स्पॉट कितने? 4। अब मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं 4 कहां पर है। एक्चुअल में क्या है, बहुत बच्चों ने अभी कई किताबों में 3 लिखे हैं, ऐसा नहीं है साथियों। भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप देख रहे हो तो यहां पर भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? 4। अब उन 4 हॉट स्पॉटों को देख लीजिए। एक हॉट स्पॉट हमारे यहां पर है नंबर 1, पहला वो है पश्चिमी घाट, और दूसरा हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय। ये 2 हॉट स्पॉट तो भारत में पूर्णतः स्थित, भारत में पूर्णतः स्थित। अब आपके पास और आ जाता है 2 हॉट स्पॉट और बच जाते हैं भारत के। तो 2 हॉट स्पॉट भारत के कौन से हैं वो और देख लीजिए। यहां पर 2 हॉट स्पॉटों को देखिए। एक आता है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा कहां कर? भारत प्लस म्यांमार। और दूसरा यहां पर देखिए ये है अंडमान निकोबार प्लस जावा सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया। अब आप देखिए नया बना है, तो आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत में हॉट स्पॉट कितने? 4, राइट। बहुत क्लियर है। 2 पूर्णतः भारत में, कौन कौन से? पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय, पूर्णतः भारत में। इंडो बर्मा भारत और म्यांमार में, अंडमान निकोबार प्लस जावा और सुमात्रा। तो साथियों 2 बातों, आपको 4 हॉट स्पॉट हो गए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए यह संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मायर्स ने। आप देखिए पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधताओं से भरा है, और वहां पर एक राज्य केरल, और केरल में एक जगह है साइलेंट वैली, नाम तो खूब सुना होगा, जिसे आप शांत घाटी कहते हैं। वो जैव विविधता के लिए सीधे तौर पर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15।
ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFC और N2O का सापेक्षिक भूमिका है। देखिए एक बात तो ध्यान रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, CO2 सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर अब बात आती है कि O3 ये ओजोन परत क्षरण के लिए, किसके लिए? ओजोन परत क्षरण जो है O3 को देखिए आप, ओजोन परत क्षरण को क्या करती है? कम करती है। लेकिन यदि इसके साथ क्लोरीन और CFC संयोजन कर जाए तो ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। राइट, आपको दो बातें बहुत क्लियर ध्यान में रखनी। अगर यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वार्मिंग का मतलब तापन, या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से भूतापन। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये तो क्लियर बात हो गई। दूसरी बात, ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल CFC, अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, आप जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर उसने घनत्व तो पूछा, तो देखिए अगर इस ऑप्शन को देखेंगे ये गलत है, क्योंकि ये सही है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि CO2 की भूमिका कितनी है? 60%, मीथेन CH4 20%, CFC 14% और N2O कितना? 6%। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण। बहुत अच्छा है, आप इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए साथियों, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। वो कह रहा है कि पर्यावरण के अजैव अवयव, दो बातें तो बहुत हैं, पर्यावरण के दो ही महत्वपूर्ण घटक हैं। महत्वपूर्ण घटक की बात कर रहा हूं, वैसे पर्यावरण का एक तीसरा घटक भी है, ऊर्जा, लेकिन मैंने यहां पर एक जैव, एक अजैव और एक ऊर्जा। अब आप यहां पर देखिएगा, जैव घटक के अंदर ये चीजें आती हैं, जीव जंतु, पादप और मानव। ठीक है, बाकी इनके अलावा ह्यूमन, बाकी इनके अलावा सब अजैव। अजैव के अंदर वायु, मृदा, वो सब अजैव। तो देखिए वनस्पति ये तो जैविक है, जानवर ये भी जैविक है, वायु ये अजैव का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपको दो ही बातें याद रखनी है, जैव शब्द जहां जुड़ जाए वहां तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, पादप, वनस्पति, मतलब पादप और वनस्पति, जीव जंतु और मानव, ये जैविक है। चाहे फिर वायु आ जाए, चाहे जल आ जाए, चाहे मृदा आ जाए, सब अजैविक है। राइट, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा ऐसे प्रश्नों में, और वो अपने आप को ये समझता है कि मेरा यहाँ गलत भी हो रहा है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ये भी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया वो किसने दिया? एजी टांसलेन, और पारिस्थितिकी हैंकले ने। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। विशाल तंत्र, आप हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के 70.8% पार्ट पर पाया जाता है जल, और 29.2% भाग पर क्या पाया जाता है? स्थल। अब आप देखिए, और इसका मतलब जब विशालतम समुद्र है और जलीय भाग ज्यादा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का विशालतम परिरूप जो होगा वो कौन होगा? समुद्र। इसका मतलब जलमंडल। तो ये हमारा यहां पर देखिए जल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलमंडल। अगर यहां जलमंडल नहीं देता तो ये देता है वो ऑप्शन में समुद्र, ये राइट हो जाता है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए पहले तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं,
ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? वायुमंडल में अनेक ग्रीन हाउस गैस हैं, जलवाष्प, मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये सब वो गैसें जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती है, वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है, पहली बात। दूसरी साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, या देखिए इस बात को समझिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग, या मैं ये कह सकता हूं भूतापन, वैश्विक भूतापन। वैश्विक भूतापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? उत्तरदायी, अगर ये शब्द जुड़ जाए तो इसका उत्तर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखा हमने कितना, 60%। परंतु वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा पाई कौन सी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है आप बताइए? 0.03%। यहां पर जो उत्तर होगा जलवाष्प, ये राइट आंसर है। अब कई लोग सोच रहे हो कि जलवाष्प भी क्या ग्रीन हाउस गैस है? यस, जलवाष्प भी कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, राइट। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, इसको पृथ्वी का क्या कहते हैं? कंबल कहते हैं। किसको? जलवाष्प को। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और अच्छा प्रश्न मिल रहा है कि जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वायु प्रदूषण का कारण कौन सा है? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे आप। जल्दी बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। जल्दी से आपके स्क्रीन पर लिख के बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। वायु प्रदूषण शब्द यूज हुआ है, कीटनाशक, शोर। देखिए शोर तो ध्वनि प्रदूषण का, ये तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, कीटनाशक, उद्योगों से रासायनिक निर्वहन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक निर्वहन तो सीधे तौर पर जो भूमिगत जल में चला जाएगा। कीटनाशक, ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। राइट आंसर होगा धुआं, ठीक है। तो इसका धुआं जो है वो राइट आंसर हो जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक क्यों नहीं आया कीटनाशक में, तो नहीं, बिल्कुल सीधे तौर पर। और उद्योगों में रासायनिक जो होता है वो भूमिगत जल को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यदि नदी का BOD अधिक है तो इसका अर्थ है कि नदी, देखिए पहले तो ये समझिए, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जैव ऑक्सीजन मांग, ये होता है BOD। अब इसका मतलब समझिए, BOD अधिक है। देखिए जल को मापने के लिए BOD और COD दो हमारे पास शब्द होते हैं। एक शब्द होता है हमारे पास COD, इसको समझिए। इसमें क्या होता है? केमिकल, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। इस घटना में मान लीजिए कोई जलीय भाग है और ये भी कोई जलीय भाग, और इस जलीय भाग में ये जल इसका थोड़ा क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। अब प्रदूषित जल है और प्रदूषित जल जैविक चीज का अपघटन, ये तो है ही, स्वाभाविक बात है, अपघटन तो होगा। अपघटन कौन करेंगे? सूक्ष्मजीवी अपघटन करेंगे। अब जब वो अपघटन करेंगे और वो प्रदूषित हो गया है कोई जल, उनको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जब अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी तो उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड होगी। इसका मतलब साफ है कि वो तो अपघटन करेंगे, माइक्रो सूक्ष्म जीव जो होता है उसको अपनी ऊर्जा जब अधिक लगानी पड़ेगी तो वो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, और जब ऑक्सीजन की डिमांड करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब साफ है कि नदी कैसी है? बहुत प्रदूषित है। यहां देखिए अपघटन होता है, यहां COD में ये भी वही प्रोसेस है, प्रदूषित वो भी होगी, लेकिन केमिकल, यहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी ऑक्सीजन से, ठीक है। तो COD और BOD, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 21। इनमें से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषित है? वही अपघटन और अपघटन आप देखिए, इसमें से देखिए कीचड़, पत्तियां अपघटित हैं, फल सब्जियां। प्लास्टिक जो है
वो समस्या घटित नहीं होता है। तो उसने पूछा कौन सा अनिम्नीकरणीय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। सब जानते हैं, जनरल प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। इस लाइन पर गौर करें, नहीं है, ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, आपके बिल्कुल जल्दी से बताइए, जल्दी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है साथियों। इसमें देखिए थर्मल पावर प्लांट, ये तो होगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट किससे चलते हैं, कोयले से, और कोयले से यहां पर क्या निकलेगी, धुआं, ये तो होगा। ऑटोमोबाइल, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वगैरह जो भी ऑटोमोबाइल से निकलता है, ये स्वाभाविक बात है। परमाणु, यहां से तो रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन, ठीक है, तो ये भी होगा। जल विद्युत संयंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो जल विद्युत संयंत्र इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस स्रावित हुई थी। तो MIC का नाम तो सुना होगा आपने, मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम सुना होगा साथियों। हुआ क्या था भोपाल त्रासदी, पहले तो ये देखिए, एक्चुअल में भोपाल त्रासदी को अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये जो है ये घटना थी 2 और 3 दिसंबर 1984 की, ठीक है, और भोपाल के अंदर एक संयंत्र था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या था, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट जो है जहरीली गैस रिसाव हो गई और बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो इसमें किस गैस स्रावित, ये पूछा था, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। अब 2 और 3 दिसंबर का सवाल आता है, एक्चुअल में ये पता नहीं है कि रात को कब वो स्रावित होना प्रारंभ, तो ये भी हो सकता है 12 बजे पहले या 12 बजे बाद। जनरली 3 दिसंबर इसका राइट आंसर माना जाता है, फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वही हरित गृह ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली है। अगर आप इस ऑप्शन को देख रहे हो तो यहां ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। अगर आप यहां भी देख रहे हो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी यहां नाइट्रोजन ऑक्साइड तो होगा, सॉरी नाइट्रोजन की बात है, एक मिनट, ठीक है, यहां नाइट्रोजन नहीं होगा क्योंकि NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, N2 नाइट्रोजन होता है। अगर यहां पर आप देखेंगे इस वाले में तो यहां भी नाइट्रोजन दिया हुआ है, या नहीं होगा। CFC ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CH4 मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और अगर हम O3 को भी जोड़ दें तो ये भी होगा, ओजोन, और ओजोन के साथ में हम जल वाष्प को भी जोड़ दें तो ये भी होगा। तो ये जो गैस आपका 4 नंबर ऑप्शन है, ये सभी गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आज बहुत पर्यावरणीय समस्याएं जनरल टॉपिक है साथियों। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप ज्योग्राफी बाय NK यादव हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और हम लोगों को एक नए तौर पर, और मैं कह सकता हूं कि ऊर्जा के रूप में और बेहतर करने का एक साहस मिल सके। और साथियों, विद्यार्थियों से शिक्षक बनाए। अगर विद्यार्थी शिक्षक को लाइक करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है शिक्षक और मेहनत करता है। इसलिए आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में। बहुत अच्छी क्लास है और आने वाली क्लास भी बहुत अच्छी आपको मिलेंगी। अभी हम लोग डेस्क्रिप्टिव कार्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो रीट का कार्यक्रम और सेकंड ग्रेड का जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर SST दोनों पूरे विस्तारित रूप से, अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आपको, पूरे विस्तारित रूप से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, पीने के पानी में उपस्थित एक रासायनिक तत्व के कारण दांतों में धब्बे होना एक दंत रोग होता है, यह तत्व होता है। अच्छा प्रश्न है। अगर आप देखें बोरोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और पारा। पहली बात तो देखिए, पारा से यदि जल में घुलेगा तो मैं कह चुका हूं इससे जो रोग होगा वो तो होगा मिनीमाटा रोग। और मछलियों में, इसी के कारण मछलियों में जो रोग होगा वो होगा ड्रॉपसी।
किसमें? मछलियों में। दूसरी बात, यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। आप अगर मैं यहां पर फ्लोराइड दे देता तो आप इसका उत्तर आसानी से कर देते, ठीक है, लेकिन आपको मैंने फ्लोरीन दिया। आपने कभी कुबड़ पट्टी का नाम तो सुना होगा, ठीक है, नागौर, अजमेर, कुबड़ पट्टी। पानी में फ्लोराइड होने के कारण हड्डी में दर्द होना, हड्डी संबंधित रोग होना, तो वो कुबड़ पट्टी, राजस्थान में कुबड़ पट्टी का बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नागौर का जो क्षेत्र है, नागौर अजमेर का जो क्षेत्र है, वहां पर ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कुबड़ पट्टी का मतलब जो हड्डियां होती है वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर जाती हैं, ठीक है। तो वो फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड होने के कारण ये बहुत ज्यादा समस्या है राजस्थान की। तो अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? आज ये प्रश्न आपको पूरी तरीके से आश्चर्यचकित करेगा। क्या आना चाहिए उत्तर, ठीक है, कौन सी वायु को प्रदूषित नहीं करती, ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? देखिए इसमें कारण है, इसमें ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए। वायु प्रदूषित की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ये तो करती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आप देखिए ये भी करता है। N2 होता तो हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर इनमें सबसे ज्यादा पूछे कि सर्वाधिक कौन करता है वायु प्रदूषण, तो उसका उत्तर हो जाएगा CO, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो, ये कह सकते हैं एक तरीके से बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, संगमरमर के संक्षारण का कारण है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, संगमरमर के संक्षारण का कारण है। संक्षारण का मतलब होता है उसका ये कह सकते हैं एक तरीके से क्षरण होना, उसके रंग में परिवर्तन होना। और आप जानते हैं जैसे इसका राइट आंसर अम्ल वर्षा होगी, एसिड रेन। साथियों एसिड रेन, दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड रेन से प्रभावित देश यदि पूछ लिया जाए तो नॉर्वे है। इसके साथ में आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर H2, ठीक है, प्लस में SO2 अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कर जाए तो यहाँ पर क्या बन जाता है? H2SO4, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं NHO3, ये भी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो जाएगा। और वो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल होते हैं। संगमरमर, आपने हमारे आगरा के ताजमहल के संदर्भ में पढ़ा होगा कि आगरा के ताजमहल का रंग जो है वो क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। और पीला क्यों पड़ रहा है उसके पीछे भी आपको पता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर मथुरा की रिफाइनरी है उस, और रिफाइनरी से आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 जो है वो सबसे ज्यादा रिफाइनरी और तेल शोधनशालाओं से निकलता है। तो मथुरा की रिफाइनरी कारण आगरा के ताजमहल की रंग भी पीलापन, सफेद रंग पीलेपन की स्थिति में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। बहुत 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? किस रूप में? कोयला, परमाणु, पेट्रोल और सौर। आप देखिए अगर थोड़ा सा आप देख रहे हो तो ये कोयला परंपरागत है, पेट्रोल ये भी देखिए परंपरागत है, परमाणु को हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। सौर ऊर्जा ये आप देखिए स्वच्छ ऊर्जा का प्रतीक है। कोयले से प्रदूषण होता है, परमाणु से रेडिएशन का होता है, पेट्रोल से भी धुआं निकलता है। सौर ऊर्जा जो है उसने पूछा नहीं होती, तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मैं अभी कह चुका हूं, जल वाष्प है, मीथेन CH4 भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, जल वाष्प जो है ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये देखिए N2, नाइट्रोजन 7 रूपों में पाई जाती है,
अगर NO2 हो तो ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता है। राइट आंसर नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अच्छा प्रश्न था साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? इस प्रश्न पर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जापान और ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित था। अब बात है कि जापान में हुआ ये सम्मेलन। इस प्रश्न को देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू? सम्मेलन कब हुआ? 1997 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 में। तो इसका राइट आंसर 2005 आएगा। आप 1997 में उत्तर देंगे क्योंकि ऑप्शन आया हुआ है जल्दी, क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत करते हैं साथियों। इसका राइट आंसर 2005 है, क्योंकि लागू 2005 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अम्लीय वर्षा का कारण है। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें थोड़ा गलत लिखा है, 1 और 2, ठीक है, तो यहां पर आप कर लीजिएगा 1 और 2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और यहां पर देखिए NO2, ये दोनों जल के साथ में क्रिया करती है। और इसका राइट आंसर जो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन दोनों रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अम्ल वर्षा के। लेकिन सर्वाधिक अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होगी? SO2 गैस। कौन सी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जनरली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके, इटाई। देखिए कई किताबें इसको इताई लिखती, मैंने इटाई बीमारी का संबंध निम्न में से किस प्रदूषक से है? मरकरी, कैडमियम नहीं है, ये कैडमियम है, ठीक है, नाइट्रेट और फ्लोराइड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कैडमियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आप इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर जो है? जल्दी बताइए, फटाफट से उत्तर दीजिए, क्या आना चाहिए इसका राइट आंसर? देखिए 22 मार्च को तो जल दिवस है, जल दिवस 22, ये है 22 अप्रैल को क्या कहलाएगा? पृथ्वी। 22 मई को क्या, कौन सा दिवस है? जैव विविधता। और जैव विविधता दिवस 22 मई को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट आवर प्लेनेट, ठीक है, हमारे ग्रह पर निवेश करें। दूसरी बात, जल दिवस की थीम क्या है? तो जल दिवस की थीम होगी अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना, ये इसकी थीम है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों को आप देख लीजिए। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 2022 में पृथ्वी दिवस की जो थीम है इन्वेस्ट आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह पर निवेश करें, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी पर पेड़ लगाएं, उसको ये कह सकते हैं, उसको संरक्षित करें। और दूसरा यहाँ पर जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, उसकी थीम है कि अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना। अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और अगर आप जैव विविधता की थीम भी अगर देखना चाहें तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए है, ठीक है। तो ये भी इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं एक तरीके से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसकी थीम जो होगी वो होगी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 33। 34 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध है। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। आप इस प्रश्न के ऑप्शनों को देखते जाइए। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय, ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया। लेकिन ध्यान रखिए लागू कब हुआ था? 1973 में। ये आपको थोड़ा 2002 के अंदर क्या आया? वो आया जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये आया आपका 2002
2002 में। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में। कब? 2003। ठीक है, कहां की गई? चेन्नई में। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया है, 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब ये कह सकते हैं लागू हुआ? तो 1973 में। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सत्य को पहचानिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में भारत में प्रारंभ हुआ, गलत है। कब प्रारंभ हुआ? 1973। दूसरा, सलीम अली को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी गलत है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है कैलाश श्रृंखला। कौन कहलाता है? कैलाश श्रृंखला। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि अगर आप सलीम अली की बात करें तो सलीम अली भारत में पहले पक्षियों की भाषा को इंटरप्रेट करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, और टाइगर मैन अगर पूछ लेता तो फतेह सिंह। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सलीम अली तो पक्षियों के वैज्ञानिक थे और वो बताते हैं पक्षियों की भाषा है, ये भी गलत है। विश्व बाघ दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहां पर दूसरी, भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, टाइगर इंडिया, सॉरी बाघ दिवस नहीं, ये गलत है। बाघ दिवस वाला आपका 12 अगस्त गलत है, ये सही है। भारत की पहली बाघ परियोजना कहां प्रारंभ की गई? जिम कॉर्बेट में। साथियों, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और भारत का पहला अभ्यारण्य भी यही था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? रियो डी जेनेरो नहीं, जोहान्सबर्ग भी नहीं होगा, दिल्ली, स्टॉकहोम, 5 जून 1972। ठीक है, स्टॉकहोम के अंदर प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो है वो मनाया गया और इसी दिन से प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस। इसके साथ में आपको दो बातें और भी ध्यान रखनी है बहुत महत्वपूर्ण रूप से, कि पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस दोनों अलग होते हैं। ये नहीं कि पर्यावरण दिवस, जनरली मैं देखता हूं, मैंने अब तक ये नोट किया है कि सब लोग 5 जून रटा हुआ है कि पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको देखेंगे। आप खुद बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब सूचीबद्ध किया गया? तो देखिए, केवलादेव राजस्थान की पहली वो धरोहर थी या वो स्थान था जिसको यहां पर विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किया गया था 1985। आप सब जानते हैं, बाद में फिर यहां पर 2010 के अंदर जंतर मंतर, कालबेलिया नृत्य, 2014 में राजस्थान के 6 किले उनको इसमें अधिसूचित किया गया, 2019 में जयपुर परकोटा उसको भी शामिल कर लिया गया, किसमें? विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, तो राइट आंसर 1985 आ जाएगा। केवलादेव आप सब जानते हैं कि ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइबेरियन सारस जो है वो प्रवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहले तो आप समझिए ओजोन का मतलब समझिए क्या होता है ओजोन। ठीक है, O3 O2 प्लस O का एक अणु बराबर O3, ये ओजोन। और समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, ये हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहाँ एक परत है 12 से और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। जनरली हम उसको ओजोन मंडल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक ओजोन परत है साथियों। और
उसके अंदर जब नीचे से ये CFC गैसें और जो अन्य गैसें हैं वो क्लोरीन है, अन्य जो है उसके साथ में जब रिएक्ट करती हैं तो CFC क्लोरीन इसके साथ में O3 के साथ जब रिएक्शन करती है तो आप सब जानते हैं क्लोरीन का एक अणु जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है O3 को, राइट। तो यहाँ पर 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अभी गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर देखिए वही बात नहीं है। आपने देखा CH4 तो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी है, हाइड्रोजन ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? देखिए कारण तो पेड़ों का काटना भी है, ये दो कारण तो खैर ज्यादा इशू नहीं कर रहे, कारण ये भी है और कारण ये भी है, लेकिन उसने एक शब्द जोड़ दिया प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन को जलाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको पता है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। आप देखिए यहाँ पर हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हरे पौधे यानी उत्पादक की बात कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर अगर 1000 है तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 10, इस तरीके से 10% यहाँ पर एक पोषण से दूसरे पोषण पर कितना प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? 10%, राइट। तो 1000 का 10% 100 और 100 का 10% 10। तो आप नोटिस करिएगा ये ऊर्जा का पिरामिड है, अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना प्रतिशत होता है? 10%। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। साथियों थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, एक्चुअल में यहां पर आपको ये बहुत विशेषीकृत रूप से याद रखना है कि इसका उत्तर आएगा हैकल, और इसका पूरा नाम था अर्नेस्ट हैकल। इसने किस शब्द को दिया था? पारिस्थितिकी। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो, सॉरी नॉर्मन मेयर्स ने तो इसने तो क्या दिया था? तप्त स्थल, हॉट स्पॉट की संकल्पना इसी ने दी थी। अब आपके पास एक शब्द आता है टांसलेट, AG टांसलेट, इसने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, इकोलॉजी सिस्टम, ये शब्द इसने दिया AG टांसले ने। पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकले ने। तो राइट आंसर अर्नेस्ट हैकले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 43, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही उदाहरण नहीं है? तो देखिए घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर, गलत है। सॉरी ये तो सही है, एक मिनट सॉरी, बिल्कुल सही है। घास, खरगोश, ये इसको ये तो राइट है। घास, कीट, चूहा, सांप, बाज, राइट। घास, हिरण, भेड़िया, शेर, ये भी सही है। घास, कीट, सांप, मेढक, ये गलत है। सांप और मेढक का जो यहाँ पर आप संयोजन देख रहे हैं ये गलत होगा, ठीक है। ये इसका उसने क्योंकि सही नहीं पूछा है तो यहाँ का ऑप्शन नंबर जो है 4, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं आसानी से। 4th नंबर जो उत्तर आपको बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ग्रीन मफलर संबंधित है। आप इसको देखिए गौर से, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर आप देखिए ध्वनि का नाम तो सुना होगा आपने, ध्वनि प्रदूषण। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में, ग्रीन का मतलब होता है हरा। औद्योगिक जगह हो, औद्योगिक स्थान या कोई शहर हो या आबादी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में ध्वनि को कम करने के लिए 4 से 6 लेन में पौधों की कतारें लगाई जाती है। क्या? पौधों की कतारें, जिससे जो ध्वनि है उसकी आवाज को नियंत्रित किया जा सके। किसकी आवाज को? ध्वनि की आवाज को। तो इसका क्या आ जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर
45 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, आप इसको थोड़ा सा नोटिस करिए। हाइडोफाइट्स, सिस्मोफाइट्स, एपीफाइट्स, जीरोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरोफाइट्स। यानी अगर इसको हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुदभिद। मरुस्थल में पाए जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मरुदभिद। तो विद्यार्थियों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था आज के श्रृंखला का। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो फिर वंस अगेन मैं कह रहा हूं, आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण था। साथियों, अगर हमें आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल, 2 यूट्यूब चैनल है हमारे, ज्योग्राफी बाय एनके यादव और बाय स्टडी यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। साथियों, वहां हमारे मैथ रीजनिंग से संबंधित अन्य और भी क्लासें आपको बीएसटीसी रात 9 बजे रीजनिंग बीरबल सर आपको पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी क्लासें आपको वहां मिलती है बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।